हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को म्यूजिक का ऑलरेडी कई सारा प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तानसेन का विवाह किससे हुआ था। तानसेन जो थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, और तानसेन का जो विवाह है ये किससे हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो तानसेन का विवाह हुआ था हुसैनी से। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तानसेन का जन्म कब हुआ था, तो 1532 में तानसेन का जन्म हुआ था। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद को किस घराने का गायन कहा जाता है। ये जो ध्रुपद है इसको किस घराने का गायन कहा जाता है। तो ध्रुपद को आगरा घराने का गायन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैयाज खां विशेष रूप से क्या गाते थे। फैयाज खां जो थे ये ध्रुपद, टप्पा, ठुमरी या गजल, इस चारों में से किस चीज़ को विशेष रूप से गाते थे। तो ध्रुपद को फैयाज खां जो थे ये विशेष रूप से गाते थे, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर मुख्य रूप से थे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो थे ये मुख्य रूप से क्या थे। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो थे ये मुख्य रूप से ख्याल गायक थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का पूरा जीवन परिचय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जैसे कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, जन्म कहाँ पर हुआ था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, यानी उनके जीवन से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोगों को क्या करवा रखे हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों को पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जो पूरा जीवन परिचय वो करवा रखे हैं पिछले वीडियो में। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का पूरा जीवन परिचय। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। पन्नालाल घोष जो थे ये क्या बजाते थे, तो बांसुरी का वादन करते थे, यानी कि बांसुरी बजाते थे पन्नालाल घोष। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे। इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन करते थे, शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद विलायत खां क्या बजाते थे। ऊपर था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, लेकिन यहाँ पर क्या है, उस्ताद विलायत खां। उस्ताद विलायत खां जो थे किस चीज़ का वादन करते थे, तो सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे उस्ताद विलायत खां, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टी.एम. पटनायक क्या बजाते थे। टी.एम. पटनायक जो थे क्या बजाते थे, वायलिन, बांसुरी, सितार या हारमोनियम। तो टी.एम. पटनायक जो थे वायलिन वादन करते थे, वायलिन बजाते थे, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद अलाउद्दीन खां को क्यों जाना जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है इनको क्यों जाना जाता है, सरोद वादन के लिए, तानपुरा वादन के लिए, बांसुरी के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है इनको जाना जाता है, आपको बता रखे हैं, सरोद वादन के लिए। किसके लिए, तो सरोद वादन के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है ये जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, पंडित बच्चा मिश्र। पंडित बच्चा मिश्र जो थे किस चीज़ का वादन करते थे, जलतरंग, गिटार, बांसुरी या सारंगी। तो जलतरंग बजाते थे, यानी कि जलतरंग का वादन करते थे पंडित बच्चा मिश्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानपुरे में कितने तार होते हैं। तानपुरा जो होता है इसमें कितने तार होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्यों बताइएगा, क्योंकि पिछले कई वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर बता चुके हैं, पिछले 3-4 वीडियो में सेम ही क्वेश्चन करवा चुके हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि तानपुरे में कितने तार होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत का संधि विच्छेद क्या होगा। ये तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही संगीत, और संगीत का संधि विच्छेद नहीं पता होगा तो संगीत का संधि विच्छेद होता है समजोड़ गीत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत का संबंध किस वेद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। वेद 4 होते हैं, सबसे पुराना वेद जो है कौन है, तो ऋग्वेद है। लेकिन संगीत का जो संबंध है, संगीत का जो वर्णन किया गया है वो साम वेद में किया गया है। तो याद रखिएगा, संगीत का संबंध किस वेद से है, तो साम वेद से संगीत का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रुति किसे कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, श्रुति किसे कहते हैं। जो सुना जाए उसे क्या कहेंगे, श्रुति कहेंगे। जो सुना जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, तो श्रुति कहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग विभाग का गायन समय क्या है। देखिए आपके सिलेबस में मेंशन किया गया ओनली कि राग का विस्तृत अध्ययन करना है, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया कि राग बिहाग को पढ़ना है, राग श्री को पढ़ना है, राग जौनपुरी को पढ़ना है, या राग देसी को पढ़ना है, राग हमीर को पढ़ना है। जितना राग है सभी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझ गए। तो जैसे इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि और राग के बारे में आपको पता ही चुके कई सारे वीडियो में कि 3-4 बातें ही आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको राग का गायन समय क्या होता है, राग का ठाट क्या होता है, आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है, उसका वादी क्या होता है, संवादी क्या होता है। इतना ही बस आपको किसी भी राग के बारे में पता होना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि राग
जो बिहाग है इसका गायन समय क्या है, कब गाया जाता है? तो राग बिहाग को रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, रात्रि के दूसरे पहर में राग बिहाग के गाने का समय है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग अलैया बिलावल की जाति है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राग अलैया बिलावल जो है किस जाति का है? तो सांडव संपूर्ण जाति का है क्या? तो राग अलैया बिलावल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग देश की जाति क्या है? ऊपर था राग अलैया बिलावल की जाति और यहाँ पर है राग देश की जाति। राग देश जो है किस जाति का है? तो औंडव संपूर्ण जाति का है राग देश, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राग बिहाग जो है उसकी जाति क्या है, क्या चाहिए? यहाँ पर राग देश है ना, तो राग देश की जाति क्या है? तो आपको बताएं औंडव संपूर्ण। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राग बिहाग, ये देखिए राग बिहाग की अगर जाति पूछा जाएगा तो उसका भी जाति आपको क्या रखना है? याद कि राग बिहाग जो है उसकी भी जाति क्या है? तो औंडव संपूर्ण ही है। समझ गए? इस दोनों का जो जाति है वो औंडव संपूर्ण ही है, राग देश और राग बिहाग दोनों की। अगला क्वेश्चन है अब राग बागेश्वरी की जाति पूछा जा रहा है, तो राग बागेश्वरी जो है इसका भी जाति क्या है? तो औंडव संपूर्ण ही है, याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांडव शांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? तो इसमें कितने लगते हैं? तो 6 स्वर समूह लगते हैं सांडव शांडव स्वर समूह में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औंडव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, औंडव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? तो इसमें लगते हैं 6 ही, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन डिफरेंस है, बस आंसर सेम है, लेकिन समझिए थोड़ा। सांडव शांडव स्वर समूह यहाँ पर पूछा जा रहा है तो इसमें भी 6 स्वर ही लगते हैं, और यहाँ पर पूछा जा रहा है औंडव संपूर्ण स्वर समूह, इसमें भी कितने लगते हैं? तो 6 स्वर ही लगते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सबको पता होगा। हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदुस्तानी संगीत जो है इसमें कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और देखिए अब कई भी सारे वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपको पीडीएफ लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, और इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस का जो तैयारी है वो करवा देंगे। इसी पीडीएफ से अगर पढ़ लेते हैं आप लोग पूरा, तो आपका संपूर्ण सिलेबस जो है इसी पीडीएफ को पढ़ करके आप लोग तैयार कर सकते हैं। कई सारे बच्चे ऑलरेडी इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, आगे से आप लोग देख लीजिएगा। जो नहीं लिए उनको तुरंत बता देते हैं 1 मिनट के अंदर कि कैसे आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपने संपूर्ण सिलेबस को बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपको पता ही होगा 9-10 से फॉर्म भरेंगे तो आपका पेपर फर्स्ट होगा, 11-12 से फॉर्म भरेंगे तो आपका पेपर सेकंड होगा। सिलेबस में आपका 2024 का जो सिलेबस है स्टेट का, उसमें क्या है पेपर फर्स्ट में टोटल 14 यूनिट आपको पढ़ना है, और आपके पेपर सेकंड जिनका होगा उनको टोटल 17 यूनिट पढ़ना है। तो जिनको भी पेपर फर्स्ट में 14 यूनिट पढ़ना है या 17 यूनिट पढ़ना है पेपर 2 में, इसमें से आपका जो भी पेपर हो, पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, उसका संपूर्ण सिलेबस के में जो भी आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ये पीडीएफ जो है 60 से 65 या 70 पेज का पीडीएफ है, लेकिन अगर आप लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका जो पूरा सिलेबस है इससे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहला इकाई से लेकर के लास्ट के 14 इकाई तक आपको जो कुछ भी सिलेबस में मेंशन किया गया उसके अनुरूप जो भी आपको पढ़ने, जैसे देखिए आपके सिलेबस में ओनली मेंशन किया गया राग का विस्तृत अध्ययन, अब जितना राग है उस सब राग के बारे में आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा पढ़ने को। उसके बाद आपके सिलेबस में ओनली मेंशन किया गया भारत के विभिन्न घराने, लेकिन ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि आपको बनारस घराना, दिल्ली घराना, दरभंगा घराना या फिर जयपुर घराना, किस घराने के बारे में पढ़ना है, यानी कि आपको सभी घराने के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जितना घराने वो सब मिल जाएगा। जैसे आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, हाँ एक चीज़ ठीक है, आपके सिलेबस में ये मेंशन किया गया कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के बारे में पढ़ना है, या फिर आपको किसके बारे, हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में पढ़ना है, यानी कि इस तरह से किसके बारे में पढ़ना है ये मेंशन किया गया। तो इनका पूरा जीवन परिचय मिल जाएगा, और ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से आपको मिलेगा। आपका जो इकाई 1 से शुरू होगा, इकाई 1 में जो पढ़ना है वो पहले रहेगा, फिर इकाई 2 में जो पढ़ना है ये रहेगा, फिर इकाई 3 में जो पढ़ना है, इस तरह से टोटल 14 इकाई में जो कुछ भी पढ़ना है और इसमें जो कुछ भी 17 इकाई में पढ़ना है वो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद बात करें तो जैसे वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न, जैसे कई सारा प्रश्न ऊपर देखे थे कि जैसे क्वेश्चन था ना कि टी.एम. पटनायक क्या बजाते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, उस्ताद विलायत खां क्या बजाते थे, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बता चुके हैं। 7 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें 112 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। अगर आप लोग इस 112 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो 10 नंबर होगा या 7 नंबर इसी पीडीएफ को पढ़ करके आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। समझ गए? यहाँ से आपका थ्योरी का पोर्शन, यहाँ से आपका वाद्य यंत्र और उनके वादक वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि आपके जो स्टेट का एग्जाम होगा या फिर उससे पहले कई सारा एग्जाम हो चुका है पहले पिछले साल में, या फिर आपका बीपीएससी का एग्जाम पिछले साल में हो चुका है, उसमें जो कुछ भी प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर में, म्यूजिक का प्रीवियस ईयर में जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया वो सभी प्रश्न जो है इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 350 से 400 के बीच जो है क्वेश्चन मिलेगा। अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस सब के बाद क्या आता है आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, 550 के करीब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसको अगर आप लोग कर लेते हैं, इतना आप लोग थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, और यहाँ पर जो 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो संपूर्ण स्टेट का सिलेबस है वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाइएगा। क्योंकि इतना आप लोग अगर कर लेते हैं तो आपका सिलेबस जो है 80% सिलेबस इसी से कवर हो जाएगा और बचा 20% उसके लिए आप लोग रोज वीडियो अपलोड होता है, उसको देखा कीजिए, आपका 100% सिलेबस आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट रहेगा, समझ गए। और 80% अगर आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो 80 से 90% सिलेबस आपका इसी को पढ़ने से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कितना PDF मिलेगा, तो 4 मिलेगा। देखिए जो भी जिनका पेपर फर्स्ट होगा पेपर फर्स्ट का लेंगे, जिनका पेपर सेकंड होगा पेपर सेकंड का लेंगे। तो एक ये PDF होगा और 3 ये मिलेगा, टोटल 4 PDF मिलेगा। और चारों PDF को लेना कैसे है, तो देखिए ओनली 30 रुपीज़ आप लोग पे करके इस नंबर पर ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अलग अलग PDF का अलग अलग 30 है, जितना 4 PDF है चारों PDF का जो है प्राइस ओनली 30 रुपीज़ है। आपको पे कैसे करना है वो देखिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर को आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी में डाल करके किसी भी माध्यम से 30 रुपये पे करके इस नंबर पर स्क्रीनशॉट, इसी नंबर के व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है आपको। ये जो 30 रुपये पे कीजिएगा और आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, आप मैसेज कर दीजिएगा पेपर फर्स्ट या सेकंड जो भी आपका हो, और इसका जो चारों PDF होगा वो चारों PDF आप लोग ले सकते हैं। और चारों PDF को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से, समझ गए। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग केदार की जाति क्या है। ऊपर देखे थे कई सारे जैसे राग देश की जाति, राग अलैया बिलावल की जाति। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि राग केदार की जाति, तो राग केदार जो है इसका जाति है औंडव शांडव जाति, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। राग केदार की जाति क्या है, तो औंडव शांडव। अगला क्वेश्चन है, सांडव जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं। सांडव जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं, तो 6 स्वर लगते हैं सांडव जाति के रागों में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं, तो 7 स्वर लगते हैं संपूर्ण जाति के रागों में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग बिहार, यहाँ पर बिहार नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो बिहाग होगा। राग बिहार ने बिहाग, बिहाग होगा। तो राग बिहाग की प्रकृति कैसी है। राग बिहाग जो है ना किस प्रकृति का राग है, तो करुण प्रकृति का राग है राग बिहाग, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। राग बिहाग जो है करुण प्रकृति का राग है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग कल्याण की प्रकृति कैसी है। राग कल्याण जो है इसकी प्रकृति कैसी है, तो राग कल्याण की प्रकृति शांत है, शांत प्रकृति का राग है राग कल्याण, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जितना राग है सब राग के बारे में आप लोगों को उस PDF पे मिल जाएगा, जिसमें कि आपको पढ़ करके अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव की किस प्रकृति का राग है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि राग भैरव किस प्रकृति का राग है, तो ये गंभीर प्रकृति का राग है राग भैरव, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी किस प्रकृति का राग है, तो राग भीम पलासी जो है ये भी है गंभीर प्रकृति का ही राग। ऊपर था क्वेश्चन राग भैरव भी गंभीर प्रकृति का राग है, राग भीम पलासी भी गंभीर प्रकृति का ही राग है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे। अमीर खुसरो जो थे वो क्यों जाने जाते थे, तो कंठ संगीत के लिए, किसके लिए, यहाँ पर कंठ संगीत के लिए जाने जाते थे अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन और एक और चीज़ का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ऊपर एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तानपुरे में कितने तार होते हैं, उसका आंसर। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो जो थे वो किस तरह के दरबार में थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबार में थे, क्योंकि इसका आंसर भी आप लोग को पिछले वीडियो में बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म, तो अमीर खुसरो जो थे इनका जन्म हुआ था 1532 में, 1532 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेह तार नाम किनका दिया हुआ है। शेह तार नाम जो है किनका दिया हुआ है, तो शेह तार नाम किनका दिया हुआ है, तो शेह तार नाम जो है दिया हुआ है अमीर खुसरो का ही, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का जन्म कब हुआ था, तो ऊपर आपको बता चुके थे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि तानसेन का जन्म हुआ था 1532 में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का बचपन का नाम, तो तानसेन का बचपन का नाम था तन्ना मिश्र, बचपन का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, मूल नाम नहीं, ठीक है। तो तानसेन का बचपन का नाम क्या था, तो तन्ना मिश्र, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तानसेन के गुरु कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। कौन थे तानसेन के गुरु, तो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास, समझ गए। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग अभी तक PDF नहीं लें तो ऊपर आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि PDF कैसे लेना, उस PDF को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रोज आपको क्लास करवाइए, क्लास में आपको क्या करना है, समझना है, और इसका PDF आपको बता ही चुके हैं कैसे लेना। इस PDF को लेकर के आप लोग बार बार रिवीजन करते रहेगा, ठीक है। आपका एग्जाम से पहले आपका जो प्रिपरेशन है पूरी तरीके से कंप्लीट आपको करवा देंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस अच्छे तरीके से जितना आपको PDF मिलेगा उसको डेली या कम से कम आधा से 1 घंटा पढ़ना है, और रोज क्लास 1 या 2 क्लास जो भी होता है उसको अच्छे से देख लेना। आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।